हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसमें हम पढ़ रहे थे कूड़ा क्या होता है, किस प्रकार से कूड़ा एकत्र किया जाता है, किस प्रकार से कूड़ा हमारे लिए हानिकारक है और हम कूड़े का निवारण किस प्रकार से कर लेते हैं। तो काफी सारे टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर कर लिया था। अब हम उससे आगे देखेंगे। जो लास्ट हमारा टॉपिक था, हम देख रहे थे जो बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो जैविक कूड़ा होता है उसका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। एक विधि हमने पढ़ ली थी, इसके बाद हम और भी विधियां पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा कि कचरे की जो डंपिंग होती है यानी कि कचरे का जो ढेर लगाया जाता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है। क्या देखा हमने इसमें? हमने कहा हम ही क्या करते हैं, हमने क्या क्या कहीं पे भी कचरा डाल दिया। अब अगर एक व्यक्ति वहां पे डाल देता है कचरा तो फिर क्या होता है, आप देखेंगे कुछ दिन में आपको वहां पे बहुत बड़ा ढेर दिखाई देगा। तो इस कचरे में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स भी पैदा हो जाते हैं, मच्छर और मक्खियां भी वहाँ पे पैदा हो जाती हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे कि रोग उत्पन्न भी होंगे और रोगों का संचरण भी होगा इनके द्वारा। तो इसमें हमने क्या देखा था, साथ ही हमने क्या देखा कि जो यहाँ पर कचरे की डंपिंग हो रही है, इकट्ठा हो रहा है, किस किस के द्वारा हो रहा है। हमने कहा हमारे घरों के द्वारा हो रहा है, हमारे स्कूल या फिर दुकानें या फिर यहाँ पे हॉस्पिटल्स आ गए हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग है वहाँ पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, कचरे की डंपिंग की जाएगी। नेक्स्ट हमने इसके बाद देखा था, अब हमने क्या कहा था कि जो कुछ टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कूड़ेदान के बारे में पढ़ा था। हमने क्या कहा कि वो बर्तन या फिर वो चीज जिसमें हम क्या करते हैं या फिर वो स्थान जहाँ पे हम कूड़े को इकट्ठा करते हैं, हमने उसे कूड़ेदान कहा था। दो प्रकार के कूड़े हमारे पास आए थे। तो इसमें हमारे पास दो प्रकार के कूड़े कौन कौन से थे, हरे और नीले। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नीले कूड़ेदान में हम किस प्रकार का कूड़ा डालते हैं? ठीक है, तो जीआईसी कोड खंडारा में कौन आंसर देगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? मैम मोहित। मोहित बिस। अच्छा मोहित, बताइए कि नीले रंग के कूड़े में हम, नीले रंग के डस्टबिन में हम किस प्रकार का कूड़ा रखते हैं? आप में से किसी और को अगर पता है तो अपना आंसर दीजिए। मैम अजैविक कूड़ा। अजैविक कूड़ा, अच्छा अच्छी बात है, ठीक है, आपका आंसर सही कि अजैविक कूड़ा। अब आप में से अजैविक कूड़े की डेफिनेशन कौन देगा, कौन परिभाषित करेगा कि अजैविक कूड़ा क्या होता है? मोहित, क्या आपको पता है कि अजैविक कूड़ा किसे कहते हैं? ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? मैम अतुल कठैत। ओके अतुल, तो बताइए कि अजैविक कूड़ा हम किसे कहते हैं? मैम अजैविक कूड़ा जो सड़ नहीं पाता है और खाद भी नहीं बन पाती है उसे अजैविक कूड़ा कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड मोहित। अब आप में से कोई मुझे एग्जाम्पल बताएगा कि अजैविक कूड़े के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्या उदाहरण होते हैं? आप में से कोई भी बता सकता है? मैम जैसे किचन के जो प्याज टमाटर के छिलके रहते हैं वो सड़ जाते हैं, ऐसे में मतलब किचन की जो सब्जियां वो सड़ जाती हैं, ऐसे में वो खाद बन जाती है उसकी। तो ये किसके एग्जाम्पल आपने बताए? आपने अजैविक कूड़े के बताए या जैविक कूड़े के बताए? मैम जैविक। ठीक है, हाँ, आपने जैविक कूड़े के एग्जाम्पल बताए। जो फल सब्जियों के जो छिलके होते हैं, जो सड़ जाते हैं, जिनका अपघटन हो जाता है, वो क्या होते हैं, जैविक कूड़ा। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अजैविक कूड़े के क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या आपको पता है? माय नेम इज नीलम। ओके नीलम, तो नीलम, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो अजैविक कूड़ा होता है उसके क्या क्या उदाहरण है हमारे पास। मैम जी अजैविक कूड़ा मतलब होता है सूखा कूड़ा, हम्म। प्लास्टिक, पेपर, ओके। ओके। ठीक है। जैसे कि मतलब, और जैसे अजैविक कांच के। कूड़ा हो। हाँ। यस मैम, जैसे वगैरह, बोतल वगैरह। मैम भी अजैविक कूड़ा होता है गीला वाला। अच्छा, जो जैविक कूड़ा मैम होता जी है वो गीला होता है। गीला होता है मैम। हाँ हाँ, ठीक है, मैम जी ओके। जैसे कि मतलब सब्जी वगैरह। सब्जी किसका एग्जाम्पल है, जैविक या अजैविक कूड़े का?
मैम जी जैविक। जैविक, वेरी गुड नीलम। तो नीलम ने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन नीलम जो पेपर आपने बताया है वो अजैविक कूड़ा नहीं है, क्योंकि पेपर का क्या होता है, अपघटन भी हो सकता है और उसे हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो नीलम ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें पता है कि क्या होता है, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं, नीले डब्बे में हम किस प्रकार का कूड़ा रखते हैं और जो हरा डब्बा होता है उसमें हम किस प्रकार का कूड़ा रखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, जो आपने अभी मुझे बता दिया है आपने, जो जैविक कूड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण भी कहते हैं। जैव निम्नीकरण क्या होता है, जैव निम्नीकरण को हम जैविक कूड़ा भी कहते हैं। वो कूड़ा जिसका निम्नीकरण या जिसका अपघटन या फिर जिसे हम साधारण भाषा में सड़ना कहते हैं या गलना कहते हैं, तो जिसे हम सड़ना गलना कहते हैं उसे हम निम्नीकरण कहते हैं या अपघटन कहते हैं। तो वो कूड़ा जिसका अपघटन किसी भी जीव के द्वारा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है उसे हम जैव निम्नीकरण कूड़ा कहते हैं। और कौन से होते हैं ये जो जीव जो निम्नीकरण कर रहे हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं और कुछ अन्य हम आगे जाके पढ़ेंगे कुछ जीव होते हैं। सेम वैसा ही आपने क्या बताया, जो अजैविक कूड़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं कि जिनका यहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है या अपघटन नहीं हो पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अजैविक कूड़ा कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आई थी, जो लास्ट हेडिंग हमारे पास आई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, कंपोस्टिंग पढ़ा था। यानी कि जो जैविक कूड़ा है उसके प्रबंधन के हमने कुछ वो पढ़े थे, कुछ प्रोसेस पढ़ी थी। सबसे पहला हमने कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था। तो ये तो हमें पता है कि जो जैविक कूड़ा है वो क्या होता है, उसका अपघटन हो जाता है, यानी कि वो सड़गल जाता है और उसके बाद वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आपने एक और बात देखी होगी, आपने देखा कि कहीं पे अगर आपने फल या सब्जी के छिलके वहां पे डाल दिए या बचा हुआ भोजन आपने वहां पे डाल दिया है, तो वहां पे क्या होती है कि मक्खी और मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। और साथ ही मैंने आपको क्या बताया कि माइक्रोब्स तो वहां पे उत्पन्न होंगे, क्योंकि वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो ये क्या करते हैं, रोगों का संचरण कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रबंधन करना है कि जब जो जैविक कूड़ा है उसका अपघटन हो रहा हो, खाद का निर्माण भी हो रहा हो, लेकिन वहां पे जो बीमारियां हैं वो नहीं फैल रही हैं। तो कंपोस्टिंग को हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि खाद का जो निर्माण हो रहा है, यानी जैविक कूड़े से जो खाद का निर्माण हो रहा है उसे हमने कंपोस्टिंग कहा था। और अगर हमने कहा कि खाद के निर्माण में हम किसी कृमि की सहायता ले रहे हैं, किसी कृमि का यूज कर रहे हैं, उसे हमने क्या कहा था, वर्मी कंपोस्टिंग कहा था। क्या था उस कृमि का नाम, केंचुआ था, जो कि आपने देखा भी होगा। तो केंचुए की मदद से क्या होता है, सिंपली हमने क्या किया, हमने जैविक कूड़ा लिया, एक खड्डे को हमने खोदा, वहां पे कूड़े को डाल दिया, वहां पे कुछ कृमि को भी हमने ऐड कर दिया। अब वो क्या करेगा, बहुत तीव्रता से उस जैविक कूड़े का अपघटन करेगा और वहां पे खाद का निर्माण करेगा। चलिए, तो ये हमारे पास अब नई हेडिंग आती है लैंडफिल। अब लैंडफिल भी क्या है, जो जैविक कूड़ा है उसके निवारण की का एक तरीका है लैंडफिल। क्या करते हैं हम लैंडफिल में, तो आप पढ़ेंगे अपशिष्ट निपटन के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े क्षेत्रों को लैंडफिल कहा जाता है। लैंडफिल यानी वो एरिया होते हैं जहाँ पे जिन्हें कूड़े के निवारण के लिए यूज किया जाता है। यानी कोई बड़ा सा मैदान होगा, वहां पे हम कूड़े का निवारण करेंगे, उसे हम लैंडफिल कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, बायोडिग्रेडेबल कचरे की बड़ी मात्रा। बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या है, जैविक कचरा है। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो किसी भी जीवित प्राणी के द्वारा जिसका अपघटन हो रहा है, उस कूड़े को हम कह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल कचरे। तो बायोडिग्रेडेबल कचरे की बड़ी मात्रा का प्रबंधन करने के लिए लैंडफिल एक और तरीका है। क्या करते हैं लैंडफिल में, हम देखेंगे। लैंडफिल में कचरा इस तरह से डाला जाता है कि इससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। लैंडफिल के अंदर दबा या कचरा लंबे समय तक रहता है, क्योंकि यह बहुत धीरे धीरे सड़ता है। लैंडफिल भर जाने के बाद इसे पार्क में बदला जा सकता है। अब क्या हुआ, लैंडफिल में क्या होता है, लैंड यानी कि जो वहां पे जमीन है, फिल का मतलब होता है कि हम उसे भर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा कोई भी पार्क है, कोई भी मैदान हमने ले लिया है, अब हम वहां पे क्या करेंगे, कूड़े को उसके अंदर दबा देंगे। बहुत अधिक मात्रा में कूड़ा होगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कूड़ा किस प्रकार का होना चाहिए, जैविक कूड़ा वहां पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो अजैविक कूड़ा था, यानी जो प्लास्टिक थे, जो कांच की बॉटल्स थी, वो भी हमने वहां पे डाल दी है, क्योंकि उसका अपघटन नहीं हो पाएगा। तो हमने जैविक कूड़े को क्या किया, एक मैदान लिया, मैदान को खोदकर हमने वहां पे कूड़ा डाल दिया है और उसे ऊपर से दबा दिया है। अब ये जो कूड़ा है इसका अपघटन बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि एक तो बहुत अधिक मात्रा में है, तो धीरे धीरे इसका अपघटन होगा और ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।
तो इसके क्या है, ये जो लैंडफिल होते हैं यानी कि वो एरिया जहाँ पे हम कूड़े को दबा रहे हैं वहाँ पे उन्हें हम क्या कर सकते हैं, पार्क के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास क्या है कि नई दिल्ली में इंद्रप्रस्थ पार्क लैंडफिल साइट पर बनाया गया है। दिल्ली में एक पार्क है जिसे हम कहते हैं इंद्रप्रस्थ पार्क। अब ये जो पार्क बना है ये लैंडफिल एरिया पर ही बना है, यानी कि क्या हुआ होगा, एक मैदान लिया होगा, वहां पे क्या जो कूड़े है कूड़े को दबा दिया गया है और उसके ऊपर से पार्क को बना दिया गया है, यानी कि वहां पे फ्लावर लगा दिए हैं या फिर ऊपर से घास को बिछा दिया गया है। इस प्रकार से जो लैंडफिल है उसे हमने क्या किया, यहाँ पे पार्क में बदल दिया। तो कितने सारे बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे कूड़े का निवारण हो गया है, हम बीमारियों से बच गए हैं क्योंकि कूड़ा क्या है, जो वहां पे मैदान है, समतल मैदान है, उसके नीचे मिट्टी के नीचे हमने उसे दबाया है। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे हम, यहाँ पे फायदे की बात कर रहे थे कि लैंडफिल के क्या क्या फायदे हमारे पास आ रहे हैं। हमने कहा कि जो कूड़ा हमारा क्या है, हमने कहीं पे उसकी ढेर लगा दी थी, एक तो वो नहीं हो रहा है, हमें क्या है कूड़े से मुक्ति मिल रही है। दूसरा, हमारा जो आसपास का वातावरण है वो स्वच्छ बना हुआ है क्योंकि वहां पे कूड़ा नहीं होगा। तीसरा, यहाँ पे बीमारियां नहीं फैलेंगी क्योंकि अगर खुले में कूड़ा पड़ा हुआ है तो ये निश्चित है कि वहां पे क्या होगा, बीमारियां उत्पन्न होंगी क्योंकि वहां पे क्या होंगे, माइक्रोब्स उत्पन्न होंगे, सूक्ष्म जीव वहां पे उत्पन्न होंगे। तीसरा क्या है, हमारी जो जमीन है वो उपजाऊ बन रही है, उसे खाद मिल रहा है, यानी कि मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बढ़ रही है। तो इतने सारे हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले, सारे ही बेनिफिट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्या है, लैंडफिल के बारे में है। अब आपको क्या करना है, आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा है, अपने लैंडफिल के बारे में पढ़ा, आपने सुन लिया है। अब आप फटाफट से जो भी आपने सुना है वो आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको ये नोट करना है, अपने वर्ड्स में लिखिए, एक डेफिनेशन यानी कि एक परिभाषा बना के लिखिए कि क्या होता है लैंडफिल, और एग्जाम्पल भी नोट करेंगे क्योंकि वहां पे जब आपके पास अगर आएगा कि लैंडफिल क्या होता है परिभाषित कीजिए, तो आपको ये एग्जाम्पल भी वहां पे लिखना है। चलिए, तो ये हमने पढ़ा है कि जो जैविक कूड़ा है उसका निपटान हम किस प्रकार से करेंगे। अब बारी आती है अजैविक कूड़े की। अजैविक कूड़े में हम देखेंगे कि उसका निपटान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन या फिर अजैविक कूड़े का प्रबंधन। अब गैर बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है कि वो कूड़ा जिसका अपघटन किसी जीव के द्वारा नहीं हो पा रहा है। क्या हम इसमें पढ़ेंगे, आपने पढ़ा, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे जैसे प्लास्टिक की थैलियां, कांच की बोतलें आदि को डिकम्पोजर द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। अब डिकम्पोजर एक नया वर्ड आया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि जो क्या होता है, अजैविक कूड़ा होता है उसे डिकम्पोजर के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके, अजैविक कूड़े के, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियां हो गई, कांच की बोतलें हो गई हैं और अन्य सामग्री। नेक्स्ट हमें डिकम्पोजर बोला है। डिकम्पोजर क्या होते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे जब हम जैविक कूड़े के बारे में पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे उसका अपघटन हो रहा है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो ये जो डिकम्पोजर वर्ड आया है ये उन्हीं सूक्ष्म जीवों के लिए आया है जो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं या फिर अपघटन कर रहे हैं या फिर निम्नीकरण कर रहे हैं, या फिर आप साधारण भाषा में कहते हैं कि वो किसी भी सामग्री को जो जैविक कूड़ा है उसे सड़ा रहे हैं। क्या होते हैं वो, डिकम्पोजर होते हैं। तो आपको वर्ड्स को ध्यान में रख के जाना है कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। डिकम्पोजर की जगह यहाँ पे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव भी आ सकते हैं कि आदि को जो सूक्ष्म जीव नहीं तोड़ पाते हैं, यानी वो कूड़ा जिसे सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते हैं उसे हम गैर बायोडिग्रेडेबल कूड़ा कहते हैं। तो इनके निपटन की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि जैविक कूड़े में हमने क्या देखा था, हमें सिर्फ ये इतना प्रबंधन करना था, इतना हमें ध्यान में रखना था कि उस कूड़े से जो रोग है वो संचरित ना हो, सिर्फ इतना करना था। हमने क्या किया, हमने या तो अगर कम कूड़ा है तो हमने खड्डा किया, वहां पे क्या कर दिया, उस कूड़े को डाल दिया, उसे बंद कर दिया। अगर ज्यादा कूड़ा है तो हमने लैंड फिलिंग कर ली है, सिर्फ इतना हमने किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कूड़ा इसका अपघटन नहीं होता है। तो एक तो हमें क्या करना है कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना है। दूसरा, अब इसका अपघटन किस प्रकार हो, यानी कि इसका निवारण किस प्रकार हो, ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को 3R, हम 3R से इसे क्या कर सकते हैं, 3R क्या होता है, यानी 3 वर्ड्स हमारे पास आते हैं, 3 विधियां आती हैं जो स्टार्ट होती हैं R से, इसीलिए हम यहाँ पे 3R का यूज करें। तो 3R विधि से हम क्या कर सकते हैं,
जो अजैविक कूड़ा है उसे कम कर सकते हैं। क्या है वो 3R? हमने कहा रिड्यूस। पहला R क्या है? पहला R क्या कह रहा है? पहला R कह रहा है रिड्यूस, यानी कि कम करना। क्या होता है कम करना यानी कि रिड्यूस? हमने कहा जो यहाँ पे जो अजैविक सामग्री से बनी हुई जो चीजें हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया है, जैसे कि कांच हो गया है, उसका हम यूज कम करें। कैसे हम कम कर सकते हैं? हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं इन चीजों को। जैसे कि हम अगर प्लास्टिक की थैलियां यूज ना करें, उसकी जगह पे हम क्या कहते हैं, कपड़े की थैलियां यहाँ पे बनी जाती हैं, उसका हम यूज करें। अगर हम क्या करें, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम प्लास्टिक की बोतल हम खरीदते हैं, पानी की बोतल हम खरीदते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस बोतल को हम फेंके ना, बल्कि अगर कहीं पे जैसे हमें हैंडपंप मिल जाता है या फिर पानी का नल मिल जाता है, तो उसे हम रिफिल कर सकते हैं, यानी कि उसे हम क्या कर सकते हैं, पुनः भर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम हर बार पानी की बोतल खरीदते ही चले जाएंगे तो हमारे द्वारा जो अजैविक कूड़ा है वो बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम एक ही बोतल को यूज कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया है, अजैविक कूड़े को बढ़ने से रोक दिया है, जिसे हम पहला R कह रहे हैं, यानी कि रिड्यूस कह रहे हैं। सेकेंड आता है, जो सेकेंड R है वो क्या कर रहा है, रीयूज। सेकेंड R क्या कह रहा है, रीयूज। रीयूज का मतलब है पुनः उपयोग। अब जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है कि आपने क्या किया, पानी की एक बोतल खरीदी आपने और उसे क्या, वो खाली होने पे फिर आपने कहीं पे आपको पानी मिला, आपने रिफिल कर दिया, फिर से भर दिया, फिर से आप उसे यूज कर रहे हो। क्या आप कर रहे हो, पुनः उपयोग कर रहे हो उस बोतल का। आपने वो फीकी नहीं, आपने क्या किया, वो अपने पास ही रखी, तो आप पुनः उपयोग कर रहे हो। और तीसरा आता है रिसाइकल। जो तीसरा R है वो है रिसाइकल। रिसाइकल का क्या मतलब होता है, पुनः चक्रण। अब पुनः चक्रण का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा, आपकी जो कॉपी होती है, किताब होती है, तो आप क्या करते हो, उन्हें दे देते हो, फिर उन जो कॉपी होती है, यानी कॉपी यानी कि पेपर का फिर क्या होता है, पुनः चक्रण किया जाता है, यानी कि पुनः उसे इस्तेमाल किया जाता है। रिसाइकल हम भी कर सकते हैं। इसी बॉटल में अगर हम देखें तो रीयूज कहिए, या फिर आप क्या करते हो, उसे रिसाइकल कर सकते हो। आपने उस बॉटल को घर लेके गए, आपने उस बॉटल को काटा या फिर उसमें कुछ क्या किया, वहां पे उसे थोड़ा सा डेकोरेट किया और आपने उसे घर में सजाने के लिए रख दिया है, तो क्या कर रहे हो आप, उसका रीयूज भी कर रहे हो। तो इस प्रकार से 3R हमारे पास आते हैं और इन 3R का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे अजैविक कूड़ा होता है उसके उपयोग को हम कम कर सकते हैं। तो ये जो 3R का मतलब है, इसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है कि 3R का क्या मतलब होता है। पहला R कह रहा है रिड्यूस, यानी कि कम करना। दूसरा R कह रहा है रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग करना। और तीसरा R कह रहा है रिसाइकल, यानी कि पुनः चक्रण। तीनों R की जो मीनिंग है वो आपको पता होनी चाहिए, तो इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए, तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले R के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला R क्या कह रहा है, रिड्यूस, यानी कि कम करना। ये जो R कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि कम करना है। किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो आपने देखा, हमें अधिक खपत और कम फेंकने से उत्पन्न कचरे की मात्रा को कम करने की आवश्यकता है। हम अक्सर जरूरत से ज्यादा चीजों को खरीद लेते हैं। आजकल डिस्पोजल आइटम लोकप्रिय हो गए हैं। उदाहरण के लिए बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बैग, डिस्पोजल नैपकिन आदि। अब हमें ये क्या बताया गया है कि हमें क्या करना है, जो अजैविक सामग्री से जो बना हुआ जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो बॉल पॉइंट होता है, पेन होता है, प्लास्टिक बैग होता है, डिस्पोजल नैपकिन होते हैं, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हम उनके खतरनाक प्रभावों के बारे में सोचे बिना उनका उपयोग अक्सर कर रहे हैं। अब क्या होता है, हम में से बहुत सारे को तो पता ही नहीं होता है कि जो प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं या जिसे हम लापरवाही से कहीं पे फेंक दे रहे हैं, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। उसका सबसे बड़ा ये नुकसान यही है कि वो अपघटित नहीं होता है। अच्छा, आप बताइए कि 3R का क्या मतलब होता है। 3R का मतलब मैम, एक हम्म, फर्स्ट आर जो हो मैम, फर्स्ट आर का मतलब होता है कम करना। ओके, कुछ कोई और बताएगा सेकंड R का क्या मतलब होता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हम बताना चाहते हैं मैम, अभी जैसे आपने बताया था आर का मतलब, हाँ। तो मैम आपने तीसरा आर बताया था रिसाइकल हम्म, करना। ओके ठीक है। तो मैम तो हमारे पास, हाँ मैम कहिए। और मैम आपने इससे पहले मैम ये भी कहा था
कि किसी हाँ। चीज जैसे में प्लास्टिक है वो तो कभी जल्दी कम नहीं होता। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक कितना भी हम जला ले लेकिन वो रहता है और वो हमें नुकसान भी पहुंचाता है। हाँ। कुछ लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा ही तो जला रहे हैं, थोड़े से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैम हाँ। थोड़ा जो हम जला रहे हैं दूसरे लोग भी तो थोड़ा थोड़ा जला रहे होंगे, उसके वजह से हमें हमें प्लास्टिक से भी नुकसान होता है। तो हम हाँ। रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल, हम हमेशा रोजाना प्लास्टिक की बोतल भी यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं, तो मैम एक ही बोतल को अगर हम रोज रोज यूज करें या मैम हमेशा यूज करें जब तक वो खराब ना हो, तो मैम हम वैसे प्लास्टिक से बच भी सकते हैं और मैम ज्यादा यूज भी नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है। तो गुनगुन ने बहुत अच्छी बात हमें क्या बताई है। सबसे पहले तो गुनगुन ने हमें तीनों आर का मतलब बता दिया है। उन्होंने एक आर का मतलब हमें पहले बच्चे ने बताया है, उसका मैंने नाम नहीं पूछा। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि पहले आर का मतलब होता है कम करना, दूसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल करना, और तीसरे आर का मतलब होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं इसके बीच में आपने बहुत अच्छी बात क्या बताई है कि हम सोचते हैं कि हम अगर प्लास्टिक को जला रहे हैं तो हम थोड़ा सा ही जला रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, हम सिर्फ 1 या 2 पॉलीथीन तो जला रहे हैं, इससे क्या होता है। तो गुनगुन ने हमें बताया कि थोड़ा हम जला रहे हैं तो थोड़ा कोई और जला रहा होगा, और ऐसे ही करके पता नहीं कितने लोग वहां पे प्लास्टिक को जला रहे होंगे। तो क्या कर रहे हैं हम अपनी जो एयर है, अपनी वायु है, उसे प्रदूषित कर रहे हैं, अपनी मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, जीजीआईसी ऋषिकेश के बच्चे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, 3R का मतलब आपको फिर से एक बार, जीआईसी बचुआ बन के बच्चों को नहीं पता। हमने पहले आर का मतलब कम करना बताया था, दूसरा दूसरा पुनः उपयोग यानी रीयूज बताया था, तीसरा रिसाइकिल है। यही है 3R, पहला, दूसरा और यह है तीसरा। यानी हमें कम करना है, प्लास्टिक का उपयोग हमें कम करना है, हमें कुछ जो चीजें होती हैं उसका उपयोग पुनः करना है, तीसरा हमें रिसाइकल करना है यानी पुनः चक्रण करना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, पहले आर के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो सारी चीजें होती हैं हम अक्सर इसे यूज करते रहते हैं और हम में से बहुत सारों को इनके जो खतरनाक प्रभाव है वो पता नहीं होते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, कचरे को कम करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि बॉल पॉइंट पेन के स्थान पर हम फाउंटेन पेन का प्रयोग करें, पैकेजिंग के लिए पुराने समाचार पत्रों का प्रयोग करें, और डिस्पोजल के स्थान पर हम कपड़े के नैपकिन का प्रयोग करें। अब आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी कि आप क्या कर सकते हो। आप यहाँ पे जो चीजें होती हैं जैसे प्लास्टिक की जगह आप और चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो पहला आर है, पहले आर में आपको जो जो सुझाव दिए गए हैं वो भी नोट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और सुझाव आते हैं तो वो भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो इसके बाद अब हम सेकेंड आर की बात करेंगे। पहले आर की बात हमने कर ली है, हम अब बात करेंगे सेकेंड आर की। क्या कहता है सेकेंड आर, पुनः उपयोग की बात करता है। पुनः उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे। हम एक से अधिक उद्देश्यों के लिए कुछ चीजों का पुनः उपयोग कर सकते हैं। अब पुनः उपयोग में क्या होता है कि हम किसी चीज को खरीदते हैं, उसका एक पर्पज होता है। तो आपने प्लास्टिक बैग लिया, आपने प्लास्टिक बॉटल ली, कोई कुछ भी हो सकती है, आपने उसमें जूस लिया होगा या पानी लिया होगा। हमारा एक ही पर्पज होता है कि इसमें हमें पानी पीना है या फिर इस बैग में हमें कुछ सामान कैरी करना है। लेकिन इसके अलावा भी जब हमने अपना एक काम उससे कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यानी थोड़ा सा चेंज करके उसमें थोड़ा सा हल्के से बदलाव करके कुछ अन्य चीज के लिए उसे यूज कर सकते हैं। तो यही आपको पुनः उपयोग में बताया गया है। यदि हम उनका अन्य उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग करते हैं तो हम कचरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब यहाँ चीजों का पुनः उपयोग करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। कौन कौन से वो सुझाव हैं, सबसे पहला आता है किचन के कुछ और सामान रखने के लिए छोटे जार और बोतलों को साफ किया जा सकता है। हम क्या करें, हम अलग अलग प्रकार की बॉटल्स लेते हैं या कुछ ऐसी सामग्री लेते हैं या फिर कुछ ऐसा बर्तन लेते हैं जो क्या है, जो जिसका अपघटन नहीं हो सकता है, हमने उसे खत्म कर दिया। अब हम उस चीज का या फिर उस बॉटल का उपयोग हम जो किचन में बहुत सारे सामान को हम रखते हैं उसको रखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी हमने डब्बा लिया, जैसे जैम का डब्बा आता है, प्लास्टिक का भी आता है, कांच का भी आता है। जैम लिया आपने, अचार लिया आपने, घी लिया आपने, कुछ भी चीज ली, तो हम क्या कर सकते हैं, उन डब्बों को खाली करके, जब वो खाली हो जाते हैं साफ करके, अब हम किचन में उसे यूज कर सकते हैं। आपने चीनी रख दी, उसमें मसाले रख दिए, तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, पुनः उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। और ये हम कुछ करते भी हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि इस प्रकार की चीजें
हम पुनः उपयोग करते भी होंगे। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, जूस या सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते समय धातु के डिब्बे की जगह कांच की बोतल को प्राथमिकता देनी चाहिए, बोतलों को फिर से भरा जा सकता है। क्या कह रहा है कि जो जूस की जो बोतल होती है वो धातु के डब्बे के स्थान पर हम कांच की बोतल का प्रयोग करें, क्योंकि कांच की बोतलों को हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा दुकानों में कहते हैं कि अगर आप कांच की बोतल से जब आप जूस पीते हो तो कहते हैं कि वो जो बोतल है आपको वहीं पे रख देना है, क्योंकि उन बोतल का क्या हो रहा है, पुनः उपयोग हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, कचरा कम यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, पुराने कपड़ों से अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती है, जैसे कुशन कवर, रुमाल और आदि। ये भी हमें पता है कि पुराने कपड़ों से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। और लास्ट में हमने क्या देखा, पुराने मोबाइल फोन मित्रों या परिवार को दान किए जा सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास ऐसी सामग्री है, चाहे वो फोन हो या फिर कुछ अन्य उपकरण हो, कि आपके पास नया आ गया है, तो आप किसी ऐसे इंसान को दे सकते हो कि जिसके पास वो सामान नहीं है। अब यहाँ पे आपको इमेज दिखाई गई है, ये जो सारी चीजें बनाई गई हैं ये किससे बनाई गई है, वेस्ट मटेरियल से। वेस्ट, आपने देखा होगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट आपको सिखाया जाता है, तो जो भी सामग्री यहाँ पे लगी हुई है वो क्या होगा, वो कूड़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है तो उसमें बदलाव किए गए हैं। और आप यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे पेन रखने के लिए बन गया है, और ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, सजाने के सामान है, डेकोरेटिव सामान है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हो। आपको सिंपल एक प्लास्टिक की बोतल भी अगर मिल जाती है तो आप उसे डेकोरेट करके सजाने के लिए या पेन रखने के लिए और जो भी आप वहां पे यूज कर सकते हो वो आप कर सकते हो। इससे जो सेकंड आर हमें क्या बताता है कि जहां पे संभव हो, जिन चीजों का जहां पे जिस प्रकार से संभव हो हम उन चीजों को पुनः उपयोग करें, यानी कि रीयूज करें। सेकंड आर का मतलब हमारे पास ये आता है। चलिए, सो क्लास आज हमने क्या पढ़ा, जो अजैविक कूड़ा है उसका जो निवारण है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर उस कूड़े को हम कम किस प्रकार से कर सकते हैं। आपको 3R का मतलब याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो हमारा लास्ट R बचा है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।